अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्री मेच्योरिटी। ठीक है, न्यूनेटोलॉजी का अगला टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो केस डिस्कस किया गया, 1300 ग्राम मेल बेबी बॉर्न हुआ है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हुई है 30 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। ठीक है, नॉर्मली 37 to 42 वीक होता है, तो ये 30 वीक ऑफ जेस्टेशन पे बॉर्न हुआ है, 13 ग्राम है, अंडर वेट भी है, प्रीटर्म भी है। तो मदर इसकी जो है 29 ईयर ओल्ड है और उस मदर को इनकम्पिटेंट सर्विक्स की हिस्ट्री है। ठीक है, और सर्विस उसका इनकम्पिटेंट है। डिलीवरी के टाइम पे इन्फेंट की क्राई जो है वो वीक थी, अच्छी नहीं थी, क्राई वीक थी, पुअर उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स थी, टोन भी उसका कम था, डिक्रीज था, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन भी उसका डिक्रीज था। ठीक है, ये जो पूरा हम एपकार करते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी मतलब टोन भी कम थी, उसकी क्राई वीक थी, रेस्पिरेटरी एफर्ट कम थी, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन भी कम था। तो अब ये क्या है कि सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि प्री मेच्योरिटी डिफाइन हुआ है, आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा। लाइव बॉर्न इन्फेंट डिलीवर्ड बिफोर 37 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से, जब हम करते हैं ना ईडीडी निकालते हैं एलएमपी के फर्स्ट डे से, लास्ट टाइम जो फीमेल को पीरियड्स आए थे उसके फर्स्ट डे से, तो उसमें उसका जो वहाँ से लेके जब फीमेल की जेस्टेशनल एज स्टार्ट होती है बच्चे की उसकी, तो जब 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर वो बॉर्न होता है, आपने तब से एलएमपी से कैलकुलेट किया है, एलएमपी के फर्स्ट डे से, और वो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले बॉर्न हुआ तो वो कहलाएगा प्री मेच्योर इन्फेंट। ठीक है, तो अब ये टेबल बना हुआ है 9.6, जिसमें अप्रोक्सीमेट बर्थ वेट गिवन है एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज, यानी अगर बच्चे की जेस्टेशनल एज 24 वीक है तो उसका मीन बर्थ वेट जो है वो 600 ग्राम होता है। ठीक है, ये एक एवरेज निकाला गया है, अप्रोक्सीमेटली इतना वेट होता है बच्चों की एज के हिसाब से। अगर वो 25 वीक का प्री मेच्योर है तो 750 ग्राम, 26 वीक का है 850 ग्राम, 28 वीक 1000 ग्राम। ठीक है, तो 30 वीक जिस तरह अभी हमने सिनेरियो में भी देखा, तो 30 वीक में तकरीबन 1400 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह इतना ही था, तकरीबन 1300 ग्राम था हमारे सिनेरियो में। तो 30 वीक पे 1400 ग्राम, 32 पे 1750, 34 पे फिर भी 2000 है। ठीक है, 34 पे, 36 पे 2500 नॉर्मल जो है तो 2500 होता है, और हमारा नॉर्मल डेट ऑफ डिलीवरी जो है रेंज भी 37 to 42 वीक ऑफ जेस्टेशन ही होता है, इसके दरमियान नॉर्मल होता है। तो 36 पे 2500, 38 पे 3000, एंड 40 वीक पे अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा 3500। ठीक है, तो जितना, और अगर पोस्ट टर्म हो जाएगा अगर बच्चा आगे अगर होगा तो उसमें फिर ओवरवेट मैक्रोसोमिक बेबीज़ होंगे। तो अब इसका इंसिडेंस देखते हैं, प्रीमेच्योरिटी का एग्जैक्ट जो इंसिडेंस पाकिस्तान में वो तो नहीं पता, लेकिन एस्टिमेट किया गया कि 11 से 13% पाकिस्तान में प्रीमेच्योर बेबीज़ बॉर्न होते हैं। ठीक है, इसमें स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज भी आ जाते हैं और अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, दोनों बच्चे इसमें आ जाएंगे। यानी ऐसे बच्चे जो अपनी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है, यानी कि उनका स्मॉलर साइज़ है, समझे, देन द नॉर्मल फॉर द जेस्टेशनल एज। ठीक है, यानी ये जो है ना अपना इनका जो वेट होता है वो 10th परसेंटाइल फॉर द जेस्टेशनल एज से बिलो होता है। तो इसमें यानी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया और पॉलीसाइथीमिया हो, तो वो बच्चे भी इसमें आ गए। और अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, अप्रोप्रिएट वाले हमने डिस्कस किया था, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज वाले जो बच्चे होंगे उनका वेट 10th एंड 90th परसेंटाइल के दरमियान होता है फॉर इट्स जेस्टेशनल एज, यानी उनका वेट हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, बेबी का साइज़ और वेट नॉर्मल होता है फॉर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्यू होती हैं, लोअर रिस्क होता है, लेकिन इसमें दोनों ही आ जाएंगे इसके इंसिडेंस में। अब इटियोलॉजी देखें क्यों होती है प्रीमेच्योरिटी, उसमें भी डिफरेंट कॉजेज़ है, जिस तरह हमने बर्थ एस्फिक्सिया के मैटरनल कॉजेज़, फीटल कॉजेज़ पढ़े थे, प्लेसेंटल कॉजेज़, तो यहाँ भी मैटरनल कॉजेज़, यूट्राइन कॉजेज़ भी हैं प्रीमेच्योरिटी के, कुछ फीटल कॉजेज़ हैं, अदर्स। सबसे पहले मैटरनल कॉज क्यों है प्रीमेच्योरिटी होगी, माँ की क्या कॉजेज़ है, उसमें मेल न्यूट्रिशन है, अगर मदर को एनीमिक है वो, ठीक है, एनीमिक है, मेल न्यूट्रिशन, तो बच्चा प्रीमेच्योर बॉर्न होगा। टीन एज प्रेगनेंसी है, वो यंग एज है, टीन एज है, या अगर टीन एज है या फिर अगर मल्टी पैरिटी है, फीमेल मल्टी पैरा है, तो ज़ाहिर सी बात है कम्पीट करेगा बेबी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है न्यूट्रिशन के लिए, तो प्रीमेच्योरिटी होगी। इसी तरह ट्विन प्रेगनेंसी में
ठीक है, या प्री इक्लेम्शिया में भी प्री मेच्योरिटी होगी क्योंकि ये इमरजेंसी होती है, तो उसमें प्री मेच्योरिटी। क्रॉनिक इलनेस है मदर को, कोई डायबिटीज़, रीनल डिजीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, तो उनमें प्री मेच्योरिटी होगी। इन्फेक्शन है लाइक मलेरिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है। देखिए यूटीआई, मलेरिया, कोरियो एमनियोनाइटिस जैसे इन्फेक्शन प्री मेच्योरिटी करवाएंगे। मदर अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रखती है, या स्मोकर है, या ड्रग अब्यूज़ है, या इलेजिटिमेट बर्थ, ठीक है, लीगल बर्थ के ज़रिए बेबी बॉर्न नहीं हुआ, ठीक है, इलेजिटिमेट बर्थ, तो ये सारे मैटरनल कॉजेज़ हैं जो लीड कर। इसी तरह कुछ यूट्राइन कॉजेज़ हैं। यूट्राइन में अगर बायकॉर्नुएट यूट्रस है, ठीक है, ये एबनॉर्मलिटी होती है, एक मुलेरियन एनॉमली की टाइप है जिसमें डीप इंडेंटेशन हो जाती है एट द फंडस ऑफ द यूट्रस, वो बिल्कुल इंडेंटेड होता है, ठीक है। तो उस इंडेंटेशन की वजह से, इस यूट्राइन मसले की वजह से बेबी प्री मेच्योर बॉर्न होता है। इसी तरह इनकॉम्पिटेंट सर्विस, जिस तरह हमारा जो सिनेरियो भी था, तो उसमें इनकॉम्पिटेंट सर्विस होता है जिसकी वजह से प्री मेच्योर डायलेशन हो जाती है सर्विक्स की टाइम से पहले ही, डिलीवरी के टाइम से पहले, तो प्री मेच्योर बेबी होगा, ठीक है, सर्वाइकल वीकनेस हो जाती है। और तीसरा यूट्राइन कॉज है प्लेसेंटल प्रेविया, लो लाइन जो प्लेसेंटा होता है, या एब्रप्शो प्लेसेंटा, वो मतलब एब्रप्ट हो जाए, डिसलॉज हो जाए, या फिर प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो जाए, ठीक है, प्लेसेंटल डिसफंक्शन, तो ये भी सारे लीड करेंगे टू द प्री मेच्योरिटी। प्लेसेंटल डिसफंक्शन यानी इनसफिशिएंसी हो जाए, जिसमें प्लेसेंटा जो है वो सही तरीके से फीटस को न्यूट्रिएंट्स वगैरह ना दे पाए, तो ये यूट्राइन कॉजेज़ हो गए। फीटल कॉजेज़ क्या है? फीटस अगर खुद जो है डिस्ट्रेस में है तो वो प्री मेच्योर बॉर्न होगा। अगर मल्टीपल जेस्टेशंस हैं फीमेल की, तो उसमें भी फीटस पर डिस्ट्रेस पड़ेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तो कम्पीट करेंगे। इसी तरह अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे डाउन सिंड्रोम में भी जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में प्री मेच्योरिटी होती है। और ठीक है, डाउन सिंड्रोम भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह अगर बेबी को खुद ही कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुआ हो लाइक साइफिलिस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो वो लीड करता है प्री मेच्योरिटी की तरफ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस या नॉन इम्यून हाइड्रोप्स, ये भी प्री मेच्योरिटी कराएंगे। लास्ट में कुछ अदर कॉजेज़ हैं जैसे पॉलीहाइड्रोमिनोस, उससे प्री मेच्योरिटी होती है। ट्रॉमा अगर हो जाए, प्री मेच्योर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन्स का, या आइट्रोजेनिक कॉजेज़ भी होते हैं, ठीक है, जब हम कोई एमनियोसेंटेसिस या ट्रीट कर रहे होते हैं थेरेप्यूटिकली, तो उसकी वजह से जब वो आइट्रोजेनिक। तो अब आती हैं प्रॉब्लम्स क्या होंगी प्री मेच्योरिटी। बेबी प्री मेच्योर बॉर्न हो गया, अब क्या मसला है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इमीडिएट यानी अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और कुछ होती हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अक्यूट में याद रखिएगा बेबी को हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, लिवर इमेच्योरिटी, इन्फेक्शंस की तरफ वो ज़्यादा ससेप्टेबल होगा, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, फीडिंग प्रॉब्लम होगी, अनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, और मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ ऑफ द प्रीमेच्योरिटी। ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है या अक्यूट कॉम्प्लिकेशन है प्रीमेच्योरिटी की, ठीक है। सबसे पहले हाइपोथर्मिया। अब देखें जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं ना, उनमें हाइपोथर्मिया क्यों होता है, क्यों प्री टर्म में ज़्यादा होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कि उनका सरफेस एरिया टू बॉडी वेट रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है, एक तो ये वजह है। दूसरा उनका सबकुटेनियस फैट कम होता है, सबकुटेनियस फैट जो उसको गर्माइश प्रोवाइड करे वो कम है। मस्कुलर इनएक्टिविटी भी है ऐसे बच्चों में, शिवरिंग वगैरह वो कम होगी, तो वो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर को। और चौथा, स्वेटिंग मैकेनिज़्म भी इनका इनएडिक्वेट है, और ब्राउन फैट भी इनका कम है, जो थर्मोजेनेसिस जिसकी होती है और बेबी को गर्माइश मिलती है, तो ब्राउन फैट भी कम है, सबकुटेनियस फैट, ब्राउन फैट भी। और इमेच्योर हीट रेगुलेशन मैकेनिज़्म उनका इमेच्योर है, तो इस वजह से वो हाइपोथर्मिया में होते हैं। अगला प्रॉब्लम प्रीमेच्योरिटी का होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट उसकी सही नहीं हुई थी, वो डिलीवर हो गया है, तो उसका ना जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो नहीं है, लैक कर रहा है। और हेपेटिक और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स उसका इमेच्योर है, ठीक है, हेपेटिक एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से वो अगर जो भी है वो मोबिलाइज भी नहीं हो रहा ग्लाइकोजन। तो अभी माँ का जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है बेबी के एज ए ग्लाइकोजन, तो अभी प्रीमेच्योरिटी की वजह से वो स्टोर नहीं बने, तो इसलिए वो हाइपोग्लाइसीमिया में मसला हो सकता है बेबी को। देन
कैल्सीमिया, कैल्शियम क्यों कम हुआ है? क्योंकि इमेच्योरिटी ऑफ हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुए। सिस्टम सारों में मसला मेन सिस्टम की डेवलपमेंट का ही है, कोई सिस्टम ही सही से नहीं बना। तो हाइपोकैल्सीमिया भी जो है हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम ना बनने की वजह से हुआ है। देन रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, एक्चुअली हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बन हो जाता है क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं बन पाता, ठीक है। वही वजह है कि हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ हो जाती है बच्चों को प्रीमेच्योरिटी की वजह से ड्यू टू द सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, और उसकी वजह से फिर उनको IRDS होगा, यानी इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ हुई है क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं है, और इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। दूसरा रेस्पिरेटरी में मसला होता है एपनिक स्पेल्स, जो अब उनका रेस्पिरेटरी सेंटर भी इमेच्योर है, वो भी सही से नहीं बना, तो उससे पीरियोडिक ब्रीदिंग होगी बच्चे की, और उसको फ्रीक्वेंट एपनिक स्पेल्स होंगे, यानी बिल्कुल सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग को हम कहते हैं एपनिया, उसके स्पेल्स होंगे, अटैक्स आएंगे, ठीक है। अगला कॉम्प्लिकेशन इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। जब वेंट्रिकल में क्यों हैमरेज हो रही है? प्री टर्म इन्फेंट्स में ये कॉमन होता है क्योंकि उनका वेस्कुलेचर भी सही से नहीं बना, ब्लड वेसल सही नहीं बनी, इमेच्योर हैं तो ब्लीड करेंगी। और दूसरा उनका जो सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन होता है ना ब्लड फ्लो का सेरिब्रम की तरफ, वो ऑटो रेगुलेशन भी उनकी डिस्टर्ब्ड है। तीसरा उनकी क्लॉटिंग फैक्टर की भी तो डेफिशिएंसी है, तो क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं है तो भी ब्लीड कर रहा है, वेसल्स भी मेच्योर हैं, ब्लीड कर रहा है, और ऑटो रेगुलेशन ब्लड फ्लो की नहीं हो रही सेरिब्रम में, तो उस वजह से इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगी। अब लिवर की इमेच्योरिटी, ये भी एक मसला है। लिवर क्यों इमेच्योर है? देखिए, प्रोलॉन्ग जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाएगी अगर लिवर की इमेच्योरिटी है, तो वैसे तो नहीं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है थोड़े टाइम तक, लेकिन अब ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी ड्यू टू द इमेच्योरिटी ऑफ द लिवर एंजाइम्स। एंड देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ द कर्निक टेरेस एट द रिलेटिवली लो बिलीरुबिन लेवल। बिलीरुबिन भी बेशक लो होगी लेकिन लिवर इमेच्योर है, ग्लूक्रोनाइडेशन वगैरह नहीं होगी, तो उसकी वजह से लो बिलीरुबिन की वजह से ही फिर कर्निक टेरेस होगा पेशेंट को, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, ये पूरा टॉपिक अलग से है जॉन्डिस में, तो उसमें हम ये सारा इंसेफेलोपैथी कर्निक टेरेस डिस्कस करेंगे। तो मेनली आप यहाँ पर ये याद रखें, प्रीमेच्योरिटी की वजह से लिवर इमेच्योर है, लिवर इमेच्योर है तो उसको जॉन्डिस होगा और कर्निक टेरेस होगा। अगला है अब प्रीमेच्योरिटी की वजह से इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? इट रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ द प्रोटेक्टिव मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। माँ की जो IgG होती हैं वो नहीं है, जो कि ट्रांसफ़र होती हैं अक्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर। तो लास्ट ट्राइमेस्टर से तो बच्चा गुजरा ही नहीं है, उसकी तो डिलीवरी जल्दी हो गई है, बिफोर द 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो उस वजह से वो मदर की प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ आई ही नहीं है जो उसको इन्फेक्शन से बचाएँ। इसके साथ साथ जो बच्चे की डेलिकेट स्किन सरफेस होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो भी इसको प्रीडिस्पोज करेंगी टूवर्ड्स इन्फेक्शन, ठीक है। इंसेशन ऑफ IV कैन्युला, एंडोट्रेकियल ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो उसकी सही डेवलप नहीं हुई, स्किन डेलिकेट है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी डेलिकेट है, तो इन्फेक्शन आसानी से जा सकता है। दूसरा IV कैन्युला, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स इनको लगाई जाती हैं प्रीमेच्योर है ना केयर के लिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो उनसे भी इन्फेक्शन इनको ज़्यादा होता है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ये भी हमें पता है गट का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी होती है क्योंकि ये इनकी इमेच्योरिटी होती है इन बच्चों को, इनकी गट की एंडोथेलियल सरफेस इमेच्योर है और एंजाइम्स की भी डेफिशिएंसी है, ठीक है। और इसके अलावा इसका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर बच्चे को प्रीमेच्योर है और ऊपर से ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करवाई जा रही, ठीक है, तो इसलिए फिर इसको रिस्क बढ़ जाता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन एंट्रल फीडिंग, जल्द से जल्द एंट्रल कर दी है फीडिंग, और सेप्टिसीमिया, तो उससे रिस्क ज़्यादा होता है NEC का, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। देन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। अब देखिए प्रीमेच्योर बेबी है तो ऑब्वियसली उसका जो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो ओपन ही रहेगा ना, वो क्लोज नहीं होगा, वो पेटेंट होगा, तो उससे इस बच्चे को हार्ट फेलियर हो सकता है। फीडिंग प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? एक्चुअली इनकी अब कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, तो इसी वजह से इनकी सकलिंग भी अनकोऑर्डिनेटेड है, डेवलप नहीं हुई, और स्वेलिंग रिफ्लेक्स सही नहीं डेवलप हुआ। एंड आल्सो फ्रॉम द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स भी हो रहा है इसको, गर्ड भी होता है प्रीमेच्योर बच्चों को, ठीक है। तो गर्ड की वजह से वो बार बार एस्पायरेट कर रहे हैं तो फिर वो सही से फीड नहीं कर पाते, ठीक है। एक तो उनका सकलिंग वगैरह भी डेवलप नहीं हुआ, दूसरा गर्ड की वजह से एस्पायरेशन की वजह से भी वो उनकी फीडिंग प्रॉब्लम होगी। देन अनीमिया ऑफ द प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योर है तो अनीमिया भी होगी क्योंकि उनका आयरन स्टोर्स कम है, RBCs की हाफ लाइफ शॉर्ट है, ठीक है। कितनी होती है?
60 टू 80 डेज़, ठीक है। 60 वैसे नॉर्मल हमारी 120 डेज़ होती है, तो न्यूनेट्स की 60 टू 80 डेज़ होती है। तो आरबीसी भी लाइफ भी कम है, आयरन के स्टोर्स भी कम है। मल्टीपल लैब्स, विटामिन ए डेफिशिएंसी, मल्टीपल लैब्स करवाई जा रही हैं, बार बार सैंपल लिया जा रहा है। विटामिन ए ई की भी डेफिशिएंसी है और एग्जैजरेटेड फिजियोलॉजिकल अनीमिया भी होती है। तो इन सारी वजूहत की वजह से इनको अनीमिया होती है प्रीमेच्योरिटी में, एनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी क्यों हो रही है? क्योंकि मेच्योरिटी है और वेस्कुलराइजेशन उसकी एबनॉर्मल है बच्चे की। ऑक्सीजन थेरेपी भी ऊपर हमने दी है उसको, तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया जो हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाती है रेटिना में, तो वो इसी वजह से होती है। ऑक्सीजन थेरेपी पे रखा जाता है, हायर कंसनट्रेशन ऑक्सीजन, वेस्कुलराइजेशन एबनॉर्मल है, तो उससे इनको फिर पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है प्रीमेच्योर बच्चों को। मेटाबॉलिक बोन डिसीज ऑफ प्रीमेच्योरिटी, देखें अब सबस्ट्रेट तो नहीं है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट है ही नहीं, और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, तो उससे फिर रिकेट्स होगा। देन आता है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। यहाँ पे सारी हमारी कंप्लीट हुई। इमीडिएट जो उसको अक्यूट प्रॉब्लम्स होंगी, अब प्रीमेच्योर हो गया बच्चा पैदा, हमने चलो ठीक है कंट्रोल कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको क्या मसाइल होंगे आगे जाके उसको ज़िंदगी में? तो एक तो उसको क्रोनिक लंग डिजीज़ हो सकती है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, दूसरी पुअर ग्रोथ, तीसरा सीएनएस डिसफंक्शन। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया कैसे? क्रोनिक लंग डिजीज़ है, एक्चुअली प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन पे हमने उसको रखा है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो उससे उनको क्रोनिक ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो जाएगी, उसके बगैर रह ही नहीं सकेंगे। तो मतलब उनको हमने ऑक्सीजन पे रखा होता है, प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से उनके जो ब्रोंकाई हैं, एयरवेज डैमेज हो जाते हैं और टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी डिस्प्लेजिया हो जाता है, टाइनी एयर सेक्स का, एल्वेलाई का, ठीक है, उनका डिस्प्लेजिया हो जाता है और ब्रोंकाई भी डैमेज हो जाते हैं। तो फिर उनको लाइफ लॉन्ग क्रोनिक ऑक्सीजन डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, उसके बगैर वो नहीं रह पाएंगे। ये होता है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, ये लॉन्ग टर्म में। दूसरा पुअर ग्रोथ, अब ऐसे बच्चों की जो है ना ग्रोथ रिटार्डेड होती है, क्योंकि एक तो हमने ऊपर देखा फीडिंग प्रॉब्लम भी है उनको, गर्ड वगैरह की वजह से सकलिंग पुअर है, विटामिन और आयरन की डेफिशिएंसीज हैं, तो ग्रोथ पुअर होगी। सीएनएस डिसफंक्शन क्यों होता है इनमें? क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हमने देखा ना, वेसल्स भी इमेच्योर है, क्लोटिंग फैक्टर भी नहीं है, ब्लीड करेगा, ऑटो रेगुलेशन भी नहीं हो रही ब्लड की, तो वो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो रहा था, तो उस हेमरेज की वजह से सेरेब्रल पाल्सी होगी। दूसरा पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफलस हो जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, हाइड्रोसेफलस। और लर्निंग प्रॉब्लम्स होंगी, प्रीमेच्योर बच्चे को डेफनेस भी होंगी, और मेंटल सब नॉर्मैलिटी, यानी उनका आईक्यू, इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो है लोअर देन एवरेज होगा, और लिमिटेशंस इन द एडेप्टिव बिहेवियर, जैसे डेली लिविंग स्किल्स वगैरह में लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, सेल्फ केयर या सोशल स्किल्स, तो उसको हम कहते हैं मेंटल सब नॉर्मैलिटी। तो यहाँ पर ये हो गई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज पे। जेस्टेशनल एज हम क्यों असेस करते हैं, कैसे करते हैं, वो अभी हम सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि जेस्टेशनल एज को हम अप्रोप्रिएटली वीक्स में असेस करते हैं कि भाई ये कितने हफ्तों का एज होगी इसकी, या सिंपली हम विजुअल असेसमेंट भी करते हैं, बच्चे को हम देख कर बता सकते हैं कि इसकी असेस क्या होगी। कुछ ऐसे सर्टेन फिज़िकल साइंस होते हैं और उसकी मदद से, और या फिर मोर एक्यूरेटली हम बेलार्ड स्कोरिंग सिस्टम के ज़रिए भी जो है एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर है, ठीक है, जो मॉडिफाई किया गया है थोड़ा, इसमें फ़िज़िकल और न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया है ऑफ मैच्योरिटी एंड गिवन इन द एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर, ठीक है, इसमें न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया भी है मैच्योरिटी का और फिज़िकल क्राइटेरिया। अब जो है इसमें एक्सट्रीमली प्री मेच्योर जो इन्फेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्री मेच्योर, उनके लिए भी जो है इसको रिफ़ाइन किया गया है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, और मतलब जो मोर मेच्योर इन्फेंट्स हैं उनके लिए भी इसको रिफ़ाइन किया गया है ताकि एक्यूरेसी हमारी इसमें अच्छी निकले। यानी एक्सट्रीमली प्री मेच्योर इन्फेंट्स के लिए भी है और इसको मोर मेच्योर इन्फेंट्स के लिए भी रिफ़ाइन किया गया है। तो ये एक्सपेंडेड बेलार्ड स्कोर है। तो बेलार्ड स्कोर में जो फिज़िकल और न्यूरोलॉजिकल स्कोर्स हैं उनको हमने ऐड करना होता है सबको, और फिर जो है जेस्टेशनल एज हमने उस हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है, उसको देख के विजुअली असेस करके फिर हम बताएंगे कि अब इसकी जेस्टेशनल एज ये होगी, ठीक है। तो स्कोर एक्यूरेट आता है विद इन द 2 वीक ऑफ जेस्टेशन। 2 हफ्तों की जेस्टेशन में आपने अगर किया तो उसमें
ये हमें एक्यूरेट मिलता है, यानी इन्फेंट जिसका वेट मोर देन 999 यानी 1000 ग्राम से ज़्यादा वेट है बर्थ के टाइम पे, जब वो पैदा हुआ तो 1000 ग्राम से अगर ज़्यादा है तो उनमें ये हमें अच्छा स्कोर मिलेगा, एक्यूरेटली मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट हमें तब मिलेगा जब हम 30 to 42 आवर्स ऑफ एज पे करेंगे। यानी एक तो अगर बच्चा 1000 ग्राम से ज़्यादा वज़न का पैदा हुआ है तो हम अगर 2 हफ्तों के अंदर अंदर कर लेते हैं तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे कि भाई इस बच्चे की एज अभी इतनी है, ठीक है, यानी जेस्टेशनल एज इतनी है। लेकिन अगर बिल्कुल आप उसको पैदा हुआ है बच्चा, उसके 30 से 42 घंटों के अंदर यानी 30 to 42 आवर्स के अंदर आप करोगे तो उसमें और ज़्यादा आपको एक्यूरेट स्कोर मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखें ये स्कोर टेबल बना हुआ है 9.7, इसमें रैपिड विजुअल असेसमेंट है ऑफ द जेस्टेशनल एज। सबसे पहले कुछ फिज़िकल साइंस हैं, उनकी असेसमेंट और उस हिसाब से फिर जेस्टेशनल एज। सोल क्रीजेस, अगर बेबी के सोल पे आपको जो है क्रीज़ नहीं मिल रहा, एब्सेंट है, तो मतलब इसकी जेस्टेशनल एज 32 वीक्स है या उस नॉर्मल आपको पता है कि 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होती है। उससे पहले अगर बेबी बॉर्न होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये प्री टर्म है, 37 से पहले अगर हो या प्री मेच्योर है। तो अगर आपको सोल क्रीज़ नहीं मिल रहे तो आप कहेंगे कि ये इतना प्री मेच्योर है कि ये 32 वीक्स का है, ठीक है। उस हिसाब से आप जेस्टेशनल एज उसकी इंस्पेक्शन करके उसकी फ़िज़िकल साइंस देख के आप निकाल रहे हो इस बेलार्ड स्कोर की मदद से। अगर आपको 1 या 2 एंटीरियर सोल पे आपको क्रीज़ मिल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा बढ़ा दोगे कि नहीं ये 32 नहीं, ये 36 वीक है। पाँव के नीचे जो सोल होता है ना उसकी बात हो रही है, वहाँ पे 1 या 2 एंटीरियर आपको मिल रहे हैं क्रीजेस तो 36 वीक, लेकिन पूरे सोल पे आपको सही क्रीजेस मिल रहे हैं प्रॉपरली तो अब ये 40 वीक्स का बच्चा है, ठीक है। देन आता है ब्रेस्ट नोड्यूल, आपने देखना है ब्रेस्ट नोड्यूल अगर पाल्पेबल नहीं है तो वो 34 वीक की जेस्टेशन है। 3 मिलीमीटर तक है तो 36 वीक, 4 से 10 मिलीमीटर तक है तो 40 वीक्स, ठीक है, 40 वीक्स। स्काल्प हेयर आपने देखे होंगे बच्चों के, छोटे छोटे से अगर फजी हेयर है तो वो 37 वीक है, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। लेकिन कोर्स और इंडिविजुअल बाल अलग अलग है, वो तो बिल्कुल फजी फर की तरह था, ये अलग अलग एक बाल है तो उसमें ये 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है। एयर कार्टिलेज भी हमने असेस करना होता है, ठीक है। एयर कार्टिलेज में अगर आप देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट पुअर है तो वो 32 से 34 वीक के दरमियान, वेल डेवलप्ड है तो 36 से 40 वीक्स के दरमियान। देन टेस्टिकुलर डिसेंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं तो 28 वीक की जेस्टेशन है, 28, ठीक है, बहुत नीचे चला गया। और अगर बिल्कुल ही अनडिसेंडेड है, लेकिन अगर इनगोइनल रीजन में है तो वो 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। कम्प्लीटली डिसेंडेड है तो देन इट इज़ दी 40 वीक्स इन 90% जो न्यूबॉर्न मेल्स होते हैं तो उनमें हमें कंप्लीट डिसेंडेड यानी 40 वीक्स जेस्टेशनल एज मिलती है। स्क्रोटल रुगाए अगर एंटीरियरली हैं तो वो 36 वीक्स, लेकिन इंटायर स्क्रोटम पे रुगाए मिले तो वो 40 वीक्स कहलाएंगे, ठीक है, 40 वीक्स का बेबी होगा। तो ये सारी फिज़िकल साइंस हैं जिसमें हमने सोल पे क्रीजेस देखे, ब्रेस्ट नोड्यूल को असेस किया, स्कैल्प हेयर, एयर कार्टिलेज, टेस्टिकुलर डिसेंट और स्क्रोटल रुगाए, ठीक है। तो इन सारों को फिर हमने ऐड करना होता है और फिर हम जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है मैनेजमेंट। तो प्री टर्म बेबी की जो मैनेजमेंट होती है वो डिपेंड करता है, बेस्ड है ऑन द प्रॉपर एंटिसिपेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से भी हमने बचाना है, प्रॉपरली एंटिसिपेशन भी करनी है। तो सबसे पहले डिलीवरी रूम केयर आती है। तो अभी प्री टर्म बेबी बॉर्न हुआ है, डिलीवरी रूम में हमने क्या केयर देनी है उसको। हर प्री टर्म डिलीवरी को आपने जो है उसको एक पीडियाट्रिशियन जो है वो अटेंड करेगा, हर प्री टर्म डिलीवरी को पीडियाट्रिशियन अटेंड करेगा। प्रॉपरली आपने उसको बर्थ के टाइम पे रिससिटेशन देनी है, उसके वाइटल साइंस को आपने अर्ली स्टेबलाइज करना है, आपने कोशिश करनी है आपने उसको हाइपोथर्मिया होने से बचाना है, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है। उसको हम रखते हैं ना वार्मर में, और हाइपोग्लाइसीमिया से बचाएंगे इन द डिलीवरी रूम।
तो अगर ये चीज़ें आपने अर्ली डिलीवरी रूम पे ही कहीं की सही तरीके से, तो फिर आपको अच्छे आउटकम मिल सकते हैं विथ मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। देन आता है आफ्टर बर्थ केयर। ठीक है, बेबी बॉर्न हो गया, उसके बाद आपने इसको क्या केयर देनी है। तो आफ्टर बर्थ केयर में मेंटेन द थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट। सबसे पहले थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट देखें। जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है ना, सबसे पहले तो हमने बच्चे की हीट लॉस होने से बचाना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जिस पे हीट प्रोडक्शन और ऑक्सीजन की कंजप्शन बहुत कम हो, मिनिमल हो, येट द कोर टेम्परेचर इज़ मेंटेन विद इन द नॉर्मल रेंज। एक तो हीट की प्रोडक्शन और ऑक्सीजन की कंजप्शन कम से कम हो, लेकिन उसका कोर टेम्परेचर नॉर्मल ही मेंटेन रहे, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है नर्सरी का हमने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान मेंटेन रखना होता है। बेबी को हमने इंक्यूबेटर में रखना होता है और उसकी ह्यूमिडिटी 70% रखनी होती है, थोड़ी नमी हो, ह्यूमिडिटी हो 70%। और इंक्यूबेटर का टेम्परेचर वेरी करता है, एज क्या है बेबी की, तो उस हिसाब से हम जो उसकी एयर सेटिंग चेंज करते हैं एयर टेम्परेचर की। ठीक है, या फिर स्किन टेम्परेचर ऑफ द बेबी की सेटिंग हम चेंज करेंगे एज की बेसिस पे, या फिर हम उसके स्किन टेम्परेचर की बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे अगर मोर देन 2 kg का बेबी है, ठीक है, तो उसका हमने फिर टेम्परेचर 31 से 33 के दरमियान रखना होता है। 1.5 से 2 है, थोड़ा कम है, तो हम 32 से 34 थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया हमने। 1 से 1.5 है, थोड़ा और वज़न कम है, ज़्यादा प्रीमेच्योर है, तो हम थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, 32 से 35 ले आए। और अगर लेस देन 1 kg है, बहुत ही प्रीमेच्योर है, तो हमने 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर रखना है। ठीक है, वैसे इनिशियली हमने कहा था कि नर्सरी का टेम्परेचर हमने 25 से 30 के दरमियान रखना है, लेकिन ये भी वेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, आपने एडजस्ट करना है। तो टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करते हो, आपने रेडिएंट हीटर्स यूज़ करने होते हैं, उसकी मदद से आप मेंटेन करोगे। और आपने बेबी को प्रॉपर्ली रैप करना है मिटन की मदद से ऑन द हैंड, जो हाथों पे जो जुराब पहनाए जाते हैं, और सॉक्स पहनाएंगे, पाँव पे कैप पहनाएंगे, हेड पे, इफ़ नर्स्ड इन कॉट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उसको कॉट में भी जो है उसकी थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, उसको टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो आफ्टर बर्थ केयर में हो गया, एक तो थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट हमने मेंटेन किया, दूसरा अब आता है मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखिए, जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं ना, उनको ज़्यादा फ्लूइड्स चाहिए होते हैं बनस्पत अगर आप कंपेयर करें इनको टर्म इन्फेंट्स के साथ, तो इनको ज़्यादा नीड होती है फ्लूइड्स की। तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट का 9.8 टेबल बना हुआ है प्रीमेच्योर्स के लिए। पहला दिन है प्रीमेच्योर को, तो उसको 60 से 80 ml पर डे आप पर kg पर डे दोगे, पर kg। ठीक है, लेकिन दूसरा दिन अगर हो गया तो अब 80 to 100 ml पर kg पर डे। थर्ड डे पे अब 100 से 110, फोर्थ डे पे 120 से 130, पाँचवें दिन पे, और उसके बाद इस प्रीमेच्योर को आपने 150 से 180 ml पर kg पर डे देना है। ठीक है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और फिर इस तरह हम बढ़ाते जाते हैं, तो ये आप थोड़ा सा जहन में रखिएगा। फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो प्रीमेच्योर्स में जो ऑक्सीजन है आपने बहुत केयरफुली देनी होती है, मॉनिटर करनी होती है वेरी प्रीमेच्योर इन्फेंट में, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी तो उससे लंग और विजुअल टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, तो वो हो सकता है, और रिटेनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी डेवलप कर सकती है। ठीक है, लंग टॉक्सिसिटी, विजुअल टॉक्सिसिटी, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, रिटेनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, वही बात है। ठीक है, देन फीडिंग, अगर इन्फेंट जो है वो 35 वीक ऑफ जेस्टेशन से ज़्यादा बड़ा है, उसका वज़न भी 2 kg से ज़्यादा है, तो उसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि भाई आप फीडिंग ना करवाएं। ठीक है, जैसे मतलब उनमें कोई परसिस्टेंट वॉमिटिंग वगैरह, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्सिस, सीजर्स, ऐसा कोई इनमें ख़तरा नहीं है, तो आप इनमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं करते। ठीक है, 35 वीक जेस्टेशन वाला 2 kg से ज़्यादा है तो फीडिंग करेगा, तो इनको आप ओरल फीडिंग पे रखोगे, मिल्क पे, ब्रेस्ट मिल्क देंगे, या फिर इन्फेंट फार्मूला विद बॉटल और कप एंड स्पून। ठीक है, तो एंट्रल फीडिंग कराएंगे। अगर बेबी, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि बेबी सक नहीं कर पा रहा है, या उसकी जनरल कंडीशन बेटर है, तो फिर मतलब सक नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जनरल कंडीशन उसकी बेटर है, सेप्सिस वगैरह, RDS, वॉमिटिंग, सीजर्स नहीं है, तो उसमें फिर अब आप ट्यूब के ज़रिए ट्यूब फीडिंग प्रेफर करते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरी सिक है, प्रीमेच्योर है, तो फिर अब आप जो है टोटल या पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो है आपकी इसमें चॉइस होती है, पैरेंटली आप उसको दोगे।
ठीक हो गया। देन आता है सप्लीमेंटेशन ऑफ द आयरन एंड विटामिन्स। तो हर जो प्री टर्म इन्फेंट होता है वो उसको रिसीव करना चाहिए सप्लीमेंट वाइटामिन्स, ठीक है। सप्लीमेंट्स हमने वाइटामिन्स देने होते हैं इन एडिशन टू द ब्रेस्ट मिल्क के साथ, क्योंकि वो प्री मैच्योर है, उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उसके जब तक उसको 6 से 12 महीने नहीं गुजर जाते, 6 से 12 महीनों तक हम उसको ये एडिशनली देंगे, वाइटामिन्स देंगे सप्लीमेंट्स की फॉर्म में। तो हर प्री टर्म बेबी विटामिन के रिसीव करेगा प्रोफाइलेक्टिकली 1 मिलीग्राम विटामिन के बर्थ के टाइम पे हमने उसको लगाना होता है, ठीक है, विटामिन के, क्योंकि ये भी उसकी भी उनको कमी होती है तो ब्लीडिंग होगी। विटामिन ई जो है इसका डोज होता है 25 इंटरनेशनल यूनिट आपने बेबीज़ को देना होता है जिनको 1.5 kg यानी 1.5 kg से जो कम है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड इलनेस चल रही है तो फिर आप उनको ये विटामिन ए देंगे 25 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसी तरह फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए, डी, B6, C, इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल होती है बाय सिंपली प्रिस्क्राइबिंग 0.6 ml विडाइलिन ड्रॉप्स पर ओरल, ठीक है। ये विडाइलिन ड्रॉप्स आते हैं, ओरल आते हैं, 0.6 ml आप इनको दें पर ओरली, तो उनसे इन सारे विटामिन्स की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। फिर आयरन सप्लीमेंटेशन है, तो ये आपने 6 से 8 हफ्तों की एज में ही स्टार्ट कर देने होते हैं आयरन सप्लीमेंट्स। 2 मिलीग्राम पर kg पर डे आप डोज आयरन देते हो बच्चों को, ठीक है, 6 से 8 हफ्तों की एज पे। जब उनको 6 से 8 हफ्तों की एज हो जाएगी पैदा होने के बाद, तो कितना देंगे, 2 मिलीग्राम पर kg पर डे। लास्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो प्रॉपर आपने एंटीसेप्टिक मेजर्स याद रखिएगा मेंटेन करने होते हैं, नर्सरी के, इंक्यूबेटर के भी, या बाकी जो भी इक्विपमेंट है उसके। और उसके साथ आपने प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, प्री टर्म बेबी को साफ़ रखना है, क्लींस करना है, प्रॉपर आपने कॉर्ड केयर देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर नर्सरी में करने होते हैं और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेजर्स परफॉर्म करने होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा सके बेबी को। लास्ट में आती है प्रोग्नोसिस। प्री मैच्योरिटी की प्रोग्नोसिस कैसी है? प्री मैच्योरिटी की प्रोग्नोसिस हमेशा उसकी जेस्टेशन से रिलेटेड है और उसके बर्थ वेट से। बेबी का जो जेस्टेशनल एज थी, जितना वो ज़्यादा प्री मैच्योर होता है उस हिसाब से जो है उतनी ज़्यादा बुरी प्रोग्नोसिस होती है, तो उसकी एज और उसके बर्थ वेट। अब जो न्यू एडवांसमेंट आई है इन द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो है कि सर्वाइवल रेट फॉर द 24 वीक जेस्टेशन इज़ 25%, यानी इतना कम जो एज पे पैदा हुआ था 24 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, तो उसमें सर्वाइवल रेट 25% है। लेकिन बट स्टिल देयर इज़ मार्क्ड डिसेबिलिटी इन द सर्वाइवल। फिर भी वो इतनी कम एज पे पैदा हुआ था, प्रीमेच्योर था 24 वीक्स पे, तो फिर भी उसमें बच भी जाएगा, लेकिन उसमें डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसके अलावा कह रहा है 5 से 10% जो बेबीज़ होते हैं ना, जिनका बर्थ वेट 1500 ग्राम से कम होता है, ठीक है, 1500 ग्राम से कम वेट वाले जो होते हैं, अगर वज़न के हिसाब से हम देखें, मैंने कहा ना कि प्रोग्नोसिस जेस्टेशन एज पे भी डिपेंड करती है, वज़न पे भी करती है। तो एज हमने देखी अभी 24 वीक वाली की एग्जांपल, तो अगर वज़न अगर 1500 ग्राम है, कम है, तो इनको मेजर हैंडीकैप होता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी होगी, डेवलपमेंटल डिले, ब्लाइंडनेस होगी या डेफनेस होगी, ठीक है। तो रिस्क इंक्रीज़ होगा विथ डिक्रीजिंग द जेस्टेशनल एज एंड वेट। जिस तरह बेबी की जो है जेस्टेशनल एज कम होगी तो उससे उसका रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ज़ाहिर सी बात, जेस्टेशनल एज जितनी कम होगी, जितना ज़्यादा वो प्री मैच्योर होगा, छोटा होगा, तो उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होंगे, और जितना वज़न कम होगा तो उतने ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया। दैन लास्ट में आता है डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर प्री टर्म। बहुत ज़्यादा शोर हो गया, लेकिन मैं कंप्लीट करूँगी टॉपिक। तो प्री मैच्योर जो इन्फेंट होता है उसको आपने, उसका डिस्चार्ज क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको फीडिंग कैसे देनी है? बाय निप्पल, या तो आइदर बॉटल या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, निप्पल के थ्रू जो है वो फीड देनी है इसको। ये मतलब डिस्चार्ज नोट की तरह समझ लें कि पेरेंट्स के लिए जो हम देंगे गाइडलाइन। बेबी जो है उसका वज़न जो है प्रॉपर्ली गेन होना चाहिए, यानी रोज़ाना 10 से 30 ग्राम उसका गेन होना चाहिए प्री मैच्योर का। उसका टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। उसको ओपन कोट में जो है आपने उसका टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखना है, ठीक है। तो बेशक फिर वो आप उसको कवर करके करें। देयर शुड बी नो रीसेंट एपिसोड ऑफ द एपनिया या ब्रेडिकार्डिया,
यानी प्री मेच्योर इन्फेंट था आपके पास, आप उसको मॉनिटर कर रहे थे, आपने उसका इतना ख्याल रखा। अब जो है उसको पेरेंट्स घर कैसे ले जाएंगे अगर वो इतना है कि निपल के थ्रू फीड कर रहा है, ठीक है, या बॉटल या ब्रेस्ट फीड, उसका वज़न जो है 10 से 30 ग्राम पर डे बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज्ड है ओपन कोर्ट में, और उसको अभी तक कोई रीसेंट एपनिया का या ब्रेडिकार्डिया का एपिसोड भी नहीं आया, ठीक है, कोई भी नहीं आया, एपनिया या ब्रेडिकार्डिया भी नहीं हुआ, और उसको अभी कोई भी पैरेंटल ड्रग भी नहीं लग रही आईवी में या आईएम, कोई भी पैरेंटल ड्रग नहीं लग रही, और ओरल डोजिंग की तरफ कन्वर्ट अगर लग भी रही है तो ओरल डोज की तरफ कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हम बेबी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, प्री टर्म को डिस्चार्ज कर सकते हैं, घर भेज सकते हैं उसके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया था, वो फीड कर रहा है, उसका वेट सही से गेन हो रहा है, टेम्परेचर भी स्टेबलाइज है, एपनिया ब्रेडिकार्डिया नहीं हुआ, और कोई ऐसी ड्रग पैरेंटली नहीं लग रही, अगर लग भी रही है तो हम ओरल पे कन्वर्ट स्विच कर सकते हैं। दैट्स इट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ प्री मेच्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर नियोनेटोलॉजी, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कॉजेज़ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न।